नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की पीवाईक्यू क्वेश्चन की यानी प्रैक्टिस क्लासेस होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और आप इन क्वेश्चंस को एंड तक देखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद बीच में न्यूमेरिकल है, कभी शुरू में है, अंत में भी है, और इनमें थ्योरी टाइप के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को छोड़कर ना जाए, वीडियो को एंड तक देखें। और कल आपको मनीष सर ने भी जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए थे, आप उस वीडियो को भी देखना और उसके साथ हमारे वीडियो फिजिक्स के वीडियो को भी देखना। तो अपन ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके क्वेश्चन का स्कोर कितना होता है, कितने आपके रॉन्ग होते हैं, कितने आपके राइट होते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, इसलिए आपको हमारे वीडियो नए मिलते रहेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि एक सी धारिता वाले धारित्र, एक सी धारिता वाला क्या है, संधारित्र है। एक सी धारिता वाला क्या है, संधारित्र है। संधारित्र की प्लेट होती है, इनमें दोनों तरफ विपरीत आवेश होता है, एक तरफ प्लस प्लस होता है और एक तरफ माइनस माइनस होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक संधारित्र है सी धारिता वाला, उसका आवेश क्या है, प्लस या फिर माइनस क्या है, क्यू आवेश है। तो उसमें संचित ऊर्जा क्या है, डब्लू है, संचित ऊर्जा डब्लू है। यदि उसका आवेश बढ़ाकर, यहाँ पर बढ़ाकर लिख लेना, बढ़ाकर 2 क्यों कर दिया जाता है, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संचित ऊर्जा होती है ना, जो संधारित्र में, वो होती है ऊर्जा, यानी U बराबर या फिर W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C, जहाँ Q आवेश, C क्या होती है, धारिता, W क्या है, ऊर्जा, और 1/2 क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि आवेश को दोगुना कर दिया जाता है, तो इसकी संचित ऊर्जा का मान, तो दोगुना करेंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, W डैश, और 1/2 ऐसे के ऐसे। आवेश को दोगुना करेंगे तो 2Q, यानी दोगुना हो जाएगा 2Q का होल स्क्वायर अपॉन में C। इस 2Q का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4Q स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर। इसको इरेज कर रहा हूँ ये बारे में, अगली स्क्रीन पे लेते हैं इसको। 1/2 4Q स्क्वायर अपॉन C, और ये इतनी सी चीज़ अपनी क्या होती है, 1/2 4Q स्क्वायर C W। तो W इंटू 4, यानी 4W क्या हो जाएगी, इसकी संचित ऊर्जा हो जाएगी आवेश को दोगुना करने पर। तो ऑप्शंस पे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2W, रॉन्ग है। W/2 रॉन्ग है। 4W सही है। W/4 रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स। इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चालक की धारिता निर्भर करती है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको चालक की धारिता किस पे निर्भर करती है, आवेश पे, वोल्टेज पे, पदार्थ की प्रकृति पे, या फिर सभी पे। आपको जैसे कि मैं बता दूं कि जो चालक की धारिता होती है ना, वो डिपेंड करती है माध्यम पे। फर्स्ट माध्यम पे डिपेंड करती है, और सेकंड किस पे डिपेंड करती है, चालक के प्रकार पर, यानी नेचर ऑफ चालक, यानी चालक के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये दो जाएंगे, तो इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी हो जाएंगे। आवेश पे भी निर्भर करती है, वोल्टेज पे भी निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और माध्यम पर भी निर्भर करती है, और चालक के प्रकार पर भी निर्भर करती है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। सबसे पहले एन प्रकार के अर्धचालक को क्या कहा जाता है, एन प्रकार के अर्धचालक को पंचसंयोजी तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, तो इनमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें त्रिसंयोजी तत्व भी कहा जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जाते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन का दर्जा देते हैं, यानी इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ऐसे बहुत सारी मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो इसे बहुसंख्यक आवेश में क्या पाए जाते हैं, एन प्रकार के में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये 3 क्या हो जाएंगे, रोंग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो होल होते हैं ना, वो इसमें क्या होते हैं, निम्नतम आवेशवाहक। जो होल होते हैं उसमें निम्नतम आवेशवाहक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज सदैव होती है। यहाँ पर आप लिख लेना केंद्रीय फ्रिंज।
फ्रिंज को ऐसे लिख लेना आप, फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है। जो आपको बता दूं कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अपन एक तो एस स्रोत लेते हैं, प्रकाश स्रोत, और दो लेते हैं अपन यहाँ पे रेखा छिद्र, दो लेते हैं अपन रेखा छिद्र, और यहाँ पर अपन एक पर्दा लेते हैं। तो यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश या फिर स्रोत से जो लाइट जाती है वो इन दोनों पर्दों से टकराकर इस पर्दे पे जाती है, इन दोनों छिद्रों से जाकर इस पर्दे पे जाती है, और इन पर्दे पे जाती है। यहाँ पे डी दूरी मानते हैं और यहाँ पर स्मॉल डी दूरी मानते हैं। ये और क्या हो जाती है x/2, ये क्या हो जाती है x/2। तो आपको ये तो डेरिवेशन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज सदैव होती है। ए ऑप्शन क्या है, काली, बी ऑप्शन क्या है, सफ़ेद, सी ऑप्शन क्या है, चमकीली, डी ऑप्शन क्या है, रंगीन। जैसा कि आपको बता दूं कि जो केंद्रीय फ्रिंज होगी ना वो हमेशा सदैव क्या होगी, चमकीली होगी। सदैव क्या होगी, वह चमकीली होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदैव हमेशा चमकीली होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्ग का प्रकार कैसा होता है। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्ग का, बिंदु स्रोत का मतलब हो जाएगा, ये अपन एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगार्ग उत्पन्न होगा ना वो गोलाकार तरंगार्ग उत्पन्न होगा, गोल तरंगार्ग उत्पन्न होगा। और जो अपना रेखीय स्रोत होता है ना, रेखीय आवेश, उसके कारण होता है बेलनाकार, उसके कारण होता है बेलनाकार तरंगार्ग उत्पन्न। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बेलनाकार, बी ऑप्शन क्या है, गोलाकार, सी ऑप्शन क्या है, समतल, डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो गोलाकार होता है ना वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिंदु स्रोत के कारण कौन सा उत्पन्न होता है, तरंगार्ग, गोलाकार तरंगार्ग उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान होता है। ये आपको ताप वाले क्वेश्चन मैं इसलिए ज़्यादा कराता हूँ क्योंकि ताप वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो ताप बढ़ाने पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। ए ऑप्शन क्या है, घटता है, बी ऑप्शन क्या है, बढ़ता है, सी ऑप्शन क्या है, अपरिवर्तित, डी ऑप्शन क्या है, नहीं। तो इसका पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो म्यू होता है पूर्णांक, वो समानुपाती होता है 1/sin c, 1/sin c। और ये sin c क्या होता है, अपना क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। क्या होता है ये अपना क्रांतिक कोण, ये अपना होता है क्रांतिक एंगल, क्रांतिक कोण बोल देना। तो आपको मैं एक बताता हूँ कि जैसे म्यू को बढ़ाते हैं यानी अपन ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है, यानी म्यू की वैल्यू कम होती है इसकी। और म्यू की वैल्यू कम होगी, इसकी कम होगी वैल्यू, तो इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो साइन सी क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बढ़ता है। याद रखना, म्यू की वैल्यू कम होगी, म्यू की वैल्यू तो कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो साइन सी यानी क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। जैसा कि आपको पता हो कि समतल ये ऑल वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑल आभासी इमेज बनाता है। उत्तल ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, अवतल ये भी आभासी इमेज बनाता है। ये तीनों क्या बनाते हैं, आभासी इमेज बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सभी, ये सभी क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज यानी आभासी इमेज बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे है, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अनुनाद की स्थिति होती है, सबसे पहले बता दूं अनुनाद की स्थिति क्या होती है, XL = XC, यानी धारतीय प्रतिघात का मान किसके बराबर होता है, प्रेरणिक प्रतिघात के। तो इसमें मध्य कालांतर क्या होता है, सबसे पहले इसके फेजर आरेख को देखते हैं। इसका फेजर आरेख ऐसे होता है, ये L होता है, ये C होता है, ये R होता है, ये इधर की दिशा होती है, इसमें दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, विपरीत दिशा होती है। L व C का मैग्नीट्यूड बराबर होता है क्योंकि XL बराबर क्या है, XC, और इनकी दिशा विपरीत होने से एक दूसरे को अपने में कैंसिल कर देते हैं और बच जाता है अपना R। तो XL R में से अपने पास R बच जाता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि प्रतिरोध में क्या होता है कि थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। प्रतिरोध का फेजर आरेख बनाते हैं तो उसमें थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। वोल्टेज व धारा में अंतर 0 डिग्री। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, 90 डिग्री, बी ऑप्शन क्या है, 180 डिग्री, सी ऑप्शन क्या है, 360 डिग्री, और डी ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जो द होगा वो हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ये आर प्रतिरोध वाले आरेख की तरह ही कार्य करेगा अनुनाद की स्थिति में। और अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कल बताई थी 1/2π√LC, 1/2π√LC।
इसको अभी आप लिख लेना, अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2π√LC। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको पूछ लेगा कि 1/√LC की विमा क्या होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जो फ्रीक्वेंसी की होती है वही होगी टी इनवर्स, क्या होगी टी इनवर्स होगी। मात्रक भी पूछ लेगा, टी इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, चौक कुंडली का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है। चौक कुंडली का उपयोग, अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चौक कुंडली का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है। तो ए क्या बोल रहा है अपने डीसी करंट में, बी क्या बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, लिख लेना यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है दोनों, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चौक कुंडली होती है ना वो अल्टरनेटिव करंट के नियंत्रण में की जाती है, चौक कुंडली अल्टरनेटिव करंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, यानी प्रत्यावर्ती धारा, क्या हो जाएगा ब, प्रत्यावर्ती धारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में औसत शक्ति वे क्या होता है। एक शुद्ध संधारित्र है ये, इसके एसी करंट यानी एसी परिपथ यानी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति वे क्या होगा। सबसे पहले औसत शक्ति वे का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस गुणा कोस फाई। यहाँ पे इसके गुणा में लिख लेना कोस फाई, कोस फाई। फाई क्या है, एंगल है, वी आर एम एस क्या है वोल्टेज का, आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई आर एम एस क्या है धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पी एवरेज पी ए वी क्या है पी एवरेज है। तो शुद्ध संधारित्र में, जैसा कि आपको बता दूं कि जो संधारित्र होता है ना उसमें धारा व वोल्टेज के मध्य जो कलांतर होता है ना वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यदि 0 से किसी को मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उसका पूरी का मान क्या हो जाता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी 0 एवरेज होती है, औसत शक्ति का मान कितना होता है 0, औसत शक्ति में कितना हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर द हो जाएगा 0। यदि अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपनी स्क्रीन पे है, यदि एक वस्तु का सममित रूप से, यहाँ पे लिखना है ना सममित रूप, सही है बिल्कुल, सममित रूप से 72 डिग्री के कोण पर झुका कर दो समतल दर्पणों के मध्य रख देते हैं। 72 डिग्री के कोण पर इसको झुकाकर दो समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ये सममित दिया हुआ है, जब भी सममित दिया हुआ होता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है स्मॉल n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 हो जाता है। जब भी सममित हो तो -1 हो जाएगा और सममित हो तो -1 होगा। तो 360 में किसका 72 का भाग देंगे अपन, 360 बटे 72 डिग्री -1, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 से कटेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो डी ए ऑप्शन क्या है 8, बी ऑप्शन क्या है 5, सी ऑप्शन क्या है 6, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि n बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। ये -1 तभी होता है जब सममित दिया हुआ होता है, अपन को सममित रूप दिया हुआ होता है और इसकी वैल्यू क्या आएगी विषम आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी विषम आएगी, और सम आती है तो -1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सममित दिया हुआ है तो -1 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा प्रदान किया गया विचलन क्या होगा। एक प्रकाश किरण है वो 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आपतित होती है तो दर्पण द्वारा प्रदान किया गया विचलन का मतलब डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल बराबर 180 डिग्री माइनस ऑफ 2i। यहाँ पर i क्या है अपवर्तन कोण है या फिर आपतन कोण, कुछ भी मान लो, अगर i होगा तो i लिख देंगे, r होगा तो r। आपतन कोण है तो आपतन कोण का मान 30 दे रखा है, तो अपने पास 180 में से किसको घटाएंगे -2 × 30, ये कितना हो जाएगा 60 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे 120, यानी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या है 90 डिग्री, बी ऑप्शन क्या है 60 डिग्री, सी ऑप्शन क्या है 120, डी ऑप्शन क्या है 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120, यानी 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा।
आप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेना, डेल बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर 2r भी लिख सकते हैं। आई बराबर आर होगा इसमें आपतन कोण या फिर अपवर्तन कोण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है, ये पृथ्वी है, इस पे कोई व्यक्ति है, इसको यहाँ पर जो तारे होते हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है प्रवर्तन से, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव के कारण। यहाँ पर ये सही से लिख लेना, मिस प्रिंटिंग है, अपवर्तनांक। आप लिखना तो अपवर्तनांक आप कितनी बार पढ़ी हो तो आपको पता तो होएगा अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, तो इसको आप कट करके अपवर्तनांक कैसे लिख लेना, अपवर्तनांक के उतार चढ़ाव के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, पृथ्वी के वातावरण के उतार चढ़ाव के कारण ही पृथ्वी से किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, अपनी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि तरंगे किसी स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। कोई तरंग होती है वो किसी स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्थानांतरित करती है, अपन को क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है आयाम, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है तरंगदैर्ध्य, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है ऊर्जा, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है मास यानी द्रव्यमान। तो आपको बता दूं कि कोई तरंग जाती है वो एक स्थान से यदि दूसरे स्थान पे जाती है तो वो अपने साथ स्थानांतरित क्या करती है, हमेशा ऊर्जा का मान या फिर ऊर्जा ही स्थानांतरित करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बता दूं आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको मज़ा आएगा क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे और आपके इतने मोस्ट क्वेश्चंस हैं कि ये PYQ क्वेश्चनों से लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। जैसा कि आपको बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ए क्या है ऊर्जा की, बी क्या है विभव की, सी क्या है विद्युत क्षेत्र की और डी क्या है सभी की, डी क्या है सभी की। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है जो हमेशा किसकी इकाई होती है ऊर्जा की होती है, हमेशा किसकी इकाई होती है ऊर्जा की। और ऊर्जा के एक और मात्रक होता है SI मात्रक जूल, एक और मात्रक होता है SI मात्रक जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका होता है ऊर्जा का होता है। विभव को वोल्टेज विद्युत क्षेत्र का किससे निकालेंगे अपन, ई बराबर क्या होता है F/Q0, ई बराबर F/Q0। तो न्यूटन अपॉन कुलाम विद्युत क्षेत्र का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है, अपने पास ये क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता। ए ऑप्शन क्या है संवेग पे, बी ऑप्शन क्या है आयाम पे, सी ऑप्शन क्या है बल पर, डी ऑप्शन क्या है ओल। जैसा कि आपको बता दूं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना वो हमेशा आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वो हमेशा आयाम पर निर्भर करती है, वह हमेशा आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, आयाम पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दो कला संबंध स्रोतों है उनके आयाम यानी A1 बराबर तो 4 है और A2 बराबर क्या है 3 है, यानी A1/A2 क्या है 4/3। तो उनकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि जो I इनका जो परिणामी आयाम होता है, जो मैक्सिमम आयाम होता है वो क्या होता है A1+A2 और जो मिनिमम आयाम होता है वो क्या होता है A1-A2 और जो तीव्रता और आयाम में संबंध होता है वो क्या होता है I समानुपाती A²। तो I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम क्या होगा, मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आगे वाली स्लाइड पे बता रहा हूँ, आप देख लेना। I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम क्या होगा, I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम A1 प्लस का A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का A1 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इसे लिख लेना।
और इसके बराबर लिख लेना A1 प्लस A2 का मान कितना है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। और A1 माइनस A2 या फिर A2 माइनस A1 का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 49 अपॉन यानी 49 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 49 अनुपात 1, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। और ए, सी और डी इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। आई समानुपाती याद रखना अपन कि तीव्रता समानुपाती किसके होती है, आयाम के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना और ये संबंध भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात यदि किसी दो तरंगे हैं, दो तरंगे अपने पास y1 बराबर a साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2, यहाँ पर a1 और a2 साइन ओमेगा 2t और यहाँ पर ओमेगा 1t है ना। दो अपने पास तरंगे हैं, यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या है, I1 अपॉन I2 बराबर क्या है, 1:25 यानी 1/25 है। 1:25 1/25 है, यानी I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 25 है। अपने को बोल रहा है कि उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, वही फॉर्मूला कि तीव्रता और आयाम में संबंध क्या होता है, I समानुपाती A स्क्वायर। तो आयाम की वैल्यू निकालेंगे तो आयाम समानुपाती किसके हो जाएगा, √I के, यानी तीव्रता के। तो अब यहाँ से अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अगली स्लाइड पे लेता हूँ मैं इसको, A1 अपॉन A2 बराबर √I1 1, √I2 25, तो 1 का 1 होता है, 25 का क्या हो जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:5, यानी 1:5, 1:6 रोंग, 1:10 या फिर 0 रोंग, 1:5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन रोंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:5। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इससे एक या फिर दो न्यूमेरिकल फंसते ही है हमेशा, इससे एक या फिर दो न्यूमेरिकल फंसते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, स्लाइड पे है, यदि वेग के रेखा चित्र प्रयोग में पीले प्रकाश का लाल प्रकाश से पुनः स्थापित कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। यदि कोई पीला प्रकाश है, येलो प्रकाश को अपन लाल प्रकाश यानी रेड प्रकाश में बदल दे तो इसकी द्वारा फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर नन ऑफ दी। जैसा कि आपको बता दूं कि फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जो बीटा होती है वो अपने पास क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई। जो बीटा होती है अपने पास क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई। लेमडा अपने पास क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। और कैपिटल डी क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस, यानी दो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कैपिटल डी बोलते हैं। और जो स्मॉल डी होती है वो अपने पास क्या होती है, पर्दे की दूरी या फिर स्लिटों के बीच की दूरी, है ना। ये स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है। तो बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के। बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश, यानी इसको इरेज कर रहा हूँ, अगले स्लाइड पे बता रहा हूँ मैं आपको कि जो प्रकाश, एक मिनट, जो अपना प्रकाश है, यानी प्रकाश के जो यानी रंगों का क्रम होता है ना, वो होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। और इसके वॉयलेट रंग से इधर रेड की तरफ जाती है तो अपनी तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, इंक्रीज, यानी बढ़ता है। तो रेड की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के। तो तरंग दैर्ध्य यदि ज़्यादा होगी तो बीटा भी ज़्यादा होगा, फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे ये एक TRQ क्वेश्चन है जो अपनी स्क्रीन पे है, जो बोल रहा है कि किसी तरंग के तरंगार्ग की दिशा तरंग गति के होती है कि ये क्या है, अपने पास क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तरंग की, कोई तरंग है ऐसे जा रही है, उसके तरंगार्ग की दिशा कैसी होती है, हमेशा देखो लंबवत जा रही है। ये क्या जा रही है, इसके लंबवत जा रही है, बिल्कुल ऐसे लंबवत जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तरंगार्ग की दिशा होती है ना वो हमेशा लंबवत होती है, न कि समांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबवत होती है। और मैं आपको और बता दूं कि एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कि जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल होता है, वैसे ही जो प्लांक नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होता है, किसके बराबर होता है,
उसका मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है, जो कोणीय संवेग के मात्रक के बराबर होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ किस पर आधारित है? एक्शन रिएक्शन फोर्स पर आधारित है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर आधारित है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वोट होता है। और आपको इतने क्वेश्चन बहुत है आपके लिए आज के लिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में अपन ने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, इनसे कम नहीं हो सकते। ये सभी PYQ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। पहले ही वीडियो को 2 क्वेश्चन देखे, इनका ऐसा नहीं सोचे कि ये वीडियो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। वीडियो को एंड तक देखें। और मेरे बाद में GK सर, मनीष सर की क्लास होने वाली है, जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन एंड करंट अफेयर टुडे, रोजाना का करंट अफेयर कराया जाता है। इसलिए आप उन क्वेश्चंस को भी देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, और हमें मोटिवेशन दे कि हम अपन ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएं। आपको फ्री पढ़ने की व्यवस्था मिल रही है तो आप इनका मज़ा लें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।